TV6 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज का ख़ास कार्यक्रम है तारीख पर तारीख। हमारी कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि बग़ैर काउंसिल के इंसाफ की कामना करना असंभव है। वंचित गरीबों और साज़नीनों को इंसाफ नहीं मिलता है तो तारीख पे तारीख। छोटी छोटी समस्याओं को निपटाने के लिए वर्षों लग जाते हैं। सरकार ने IPC और CRPC के कई कानूनों को समाप्त किया है और कई को बदला है। ब्रिटिश सरकार ने शासन के खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए धारा 124A-B-C बनाया था। सरकार ने इसे बदलकर देशद्रोह का कानून 151 के तहत तैयार किया है। कानूनों में तब्दीली से आम जन को क्या राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश माने, जो जाने माने एडवोकेट हैं। वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुंबई के साबिक सदर शोबा कानून हैं। न सिर्फ इतना बल्कि वो फाउंडर डायरेक्टर हैं न्यू ईरा जूरिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। इससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, देख लेते हैं अमित शाह जी ने कानूनों को बदलने के विषय में पार्लियामेंट में क्या कहा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए। मान्यवर, IPC 124C, उसमें शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ की गई बात। मेरी बात ध्यान से सभी सदस्य सुने। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C, सरकार के खिलाफ की गई बात। BNS धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। वहां सरकार शब्द प्रयोग है, यहां देश है, भारत शब्द प्रयोग है। IPC में आसन या प्रयोजन की बात नहीं की थी। किस उद्देश्य से आप बोलते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, इसकी बात ही नहीं की। करना ही काफी है। हमने इसमें देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात करी है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इसका महत्व है। अगर उद्देश्य देशद्रोह का है तो इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने सुना अमित शाह जी ने क्या कहा। जो ये तब्दीलियां की गई हैं या जो कानून ड्रॉप किए गए हैं, इससे आम जन को क्या फायदा होगा, या फिर वही जो नीति अंग्रेजों की थी दमनकारी, उसी की एक सिमत में ये सरकार भी चलने की कोशिश कर रही है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? डॉक्टर साहब, मैं शुरू में बताना चाहूंगा, ये जो तीनों कानूनी बदलाव लाए, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसकी जगह जो नए 3 कानून हाल ही में भारत सरकार ने संसद में उसको मान्यता दी, राष्ट्रपति ने उसको असेंट दिया है, लेकिन उसका लागू होने का अभी तक नोटिफिकेशन सरकार ने नहीं निकाला है और इसलिए वो अभी भी लागू होना बाकी है। अब दरअसल मूल मुद्दा ये है कि वर्तमान बीजेपी की जो सरकार है वो अपने नाम का नया इतिहास लिखना चाहती है और ये नया इतिहास लिखने के बहाने जो भी पुराना है उसको मिटाकर अपने नाम का एक नया इतिहास का निर्माण ये बीजेपी की करने की मंशा है। अब इसको लॉजिक क्या देते हैं? वो लॉजिक ये देते हैं कि जो भी पुराने समय में बना, पहले समय में बना, वो अंग्रेज की देन है, कॉलोनियल पीरियड की देन है। उसके पीछे वसाहतवाद की बू आती है, अंग्रेजों के षड्यंत्र की बू आती है
और इसलिए उसको मिटाकर नए करने की जरूरत है, ये लॉजिक देते हैं। 15 अगस्त जब इस 2023 में हुआ तो प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार है उन्होंने भी संविधान के बारे में नए संविधान का जिक्र करते हुए यही लॉजिक दिया था कि भारत का संविधान भी अंग्रेजों के समय में बना, इसलिए उसमें कॉलोनियलिज्म नजर आता है और इसलिए हमने उसको एक नए नजर से देखने की जरूरत है। उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये तीनों कानूनों को बदलकर नए कानूनों को लाने का उन्होंने अपना काम किया। अब इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा जो है कि अंग्रेज के जमाने में कानून का रूप क्या था, वो पुलिस स्टेट था, क्योंकि परदेशी हुकूमत थी, विदेशी हुकूमत थी, अपना राज कायम करना था, चलाना था और इसलिए पुलिस स्टेट था। अब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो 3 कानून थे वो इतने बढ़िया ढंग से चल रहे थे कि उसमें थोड़े बहुत सुधार तो हुए, लेकिन रिप्लेस करने की बात किसी भी सरकार ने नहीं कही। इतना ही नहीं, तो जिसका जिक्र बड़े पैमाने पे होता है वो है ऑफेंस ऑफ सेडिशन, जिसको अभी राजद्रोह के यहां से लेकर उसको राष्ट्रद्रोह तक उसकी एक जो व्याप्ति है बढ़ाई है। तो एक तरफ अंग्रेजों के जमाने में जो सेडिएशन का कैनवास था, स्कोप था, वो बहुत छोटा था। अभी इसको बड़ा किया गया है। दरअसल बीच में कानून तज्ञ लोगों में ये बातें आई कि ऐसे कानून की अब जरूरत भी नहीं है, सेडिएशन को हटाना चाहिए, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट देश है, संविधान है, रूल ऑफ लॉ है। ऐसे हालत में सेडिएशन जैसे ऑफेंसेस की जरूरत नहीं है। ये भी एक ट्रेंड चल रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो अंग्रेजों का सेडिएशन का मायना था वो बहुत छोटा था, उसको काफी बड़े पैमाने पे बड़ा किया। तो इसको कहते राजद्रोह से राष्ट्रद्रोह तक। मतलब अब ये राष्ट्रद्रोह की कोई परिभाषा डेफाइन नहीं हुई है। जैसा अभी आपने जो अमित शाह जी का भाषण दिखाया, उसमें वो कहते कि देश की अखंडता, एकता, सार्वभौमता, उसके खिलाफ जो भी बात करेगा तो वो राष्ट्रद्रोह के ऑफेंस के अंदर आ जाएगा। अब ये बात अगर आप देखते हैं तो अपने देश में रीजनल एस्पिरेशन बड़े पैमाने पे है। हर स्टेट के अपने रीजनल एस्पिरेशन होते हैं, रीजनल लोगों के एस्पिरेशन होते हैं, और इस तरह के इसके कारण कभी पंजाब विधानसभा में, कभी जम्मू कश्मीर विधानसभा में मोर ऑटोनॉमी के भी बातें हुई थी, तमिलनाडु में भी हुई है। इसका मतलब वो कोई राष्ट्रद्रोह नहीं होता। फेडरल स्ट्रक्चर में हर जो फेडरेटिंग यूनिट स्टेट है अपने इंडिया में, उसको ज्यादा अधिकार मांगने का, नए राज्य निर्माण करने का, वर्तमान राज्यों में से काटकर नया राज्य का निर्माण करने का, यह संवैधानिक अधिकार है। अब इसकी बात करेगा तो वो सेडिएशन का मामला बनेगा क्या? तो ये नए कानून जो बदलाव किया है उसके कारण नागरिकों को बहुत तकलीफें हो सकती है। लिखने वाले, बोलने वाले, चिंतन करने वाले, भाषण करने वाले, साहित्यिक, कवि, इनको भी इवन प्रेजेंटेशन बाय एनी फॉर्म, ये नाट्य कृति हो सकती है और कुछ हो सकता है। तो इन तमाम माध्यम से ये लगभग एक प्रकार से जो अभिव्यक्ति है, फ्रीडम है, आजादी है, उसके ऊपर ये बड़े पैमाने पे एक मर्यादा डाली गई है। और ये लगभग अब आजाद भारत में हम पुलिस स्टेट नहीं होने चाहिए,
ये वेलफेयर स्टेट है, पुलिस स्टेट नहीं है। लेकिन इन तीनों कानूनी बदलाव के माध्यम से फिर एक बार हम अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक पुलिस स्टेट की तरफ जाने का डर लगने लगा है। अब ये क्यों लगने लगा है, इसका और एक मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे अभी जो क्रिमिनल लॉज है या फौजदारी कानून जो है, उसके अंदर पुलिस को ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक कस्टडी मांगने का अधिकार है। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक पुलिस कस्टडी मांगने का अधिकार है। अब ये नए कानून में ये लगभग कुछ ऑफेंसेस के लिए 60 दिन तक बढ़ाई गई और कुछ मामलों में वो 90 दिन तक बढ़ाई गई। अब मुझे बताओ, 15 दिन अगर आदमी पुलिस कस्टडी में रहता है तो कस्टोडियल डेथ जितने बड़े पैमाने पे हुई है उसका रेशो अगर 60 दिन की इजाजत है, 90 दिन की इजाजत है, तो कितने कस्टोडियल डेथ हो सकते हैं या कस्टोडियल टॉर्चर के मामले बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये भी समझना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी, इस राजद्रोह के इशू पर, और उसने कहा था कि इस कानून की अब आवश्यकता नहीं है। तो क्या इसको नई शक्ल दे करके अपने विरोधियों को परास्त करना चाहती है या उन पर किसी तरह का अंकुश लगाना चाहती है? यही मैंने कहा कि मूल मकसद ये इससे बेहतर कानून व्यवस्था लाने का है ही नहीं, बल्कि इस बात को समझे कि अंग्रेजों ने जब ये कानून लाए, इंडियन पिनल कोड, तब उसके पहले इंडियन पिनल कोड 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। उसके पहले भारत में कानून प्रक्रिया और दंड संहिता यूनिफॉर्म नहीं थी। शूद्रों के लिए कानून अलग था, ब्राह्मणों के लिए कानून अलग था और दंड भी अलग अलग थे। केरल में तो शूद्र समाज के महिलाओं का खुले मार्केट में बिकना, उनको खरीदना, उनके बच्चों को खरीदना, लाइफ पर बॉन्डेड लेबर करके रखना, ये एक तरफ की अमानवीय कल्चर इंडियन पिनल कोड आने के पहले थी। इंडियन पिनल कोड ने बड़ा भारी बदलाव लाया और कानून के सामने सब बराबर और सभी को बराबरी की एक जैसी शिक्षा, ये जो एक क्रांतिकारी कदम अंग्रेजों ने उठाया था, वो बहुत एक रिवॉल्यूशनरी चेंजेस थी। ये एक अलग बात है कि पूरे क्रिमिनल सिस्टम को इन्होंने यूनिफॉर्मिटी लाई, एक बेस फाउंडेशन बना के दिया जिसके आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चली। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि ओरिजिनली इंडियन पिनल कोड में ये राजद्रोह का मामला था ही नहीं। ये जो 124A, ये जो सेक्शन बाद में डाला गया था जब अंग्रेज के हुकूमत के दरमियान जब एक एक्सट्रीम लेवल की गतिविधियां बढ़ी थी आजादी के जंग में, जैसे कि भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे और अन्य रिवॉल्यूशनरी पर्सनालिटी थी। जब ये वायलेंट मीन्स के माध्यम से आजादी की जंग लड़ रहे थे तो उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, उनको रोक लगाने के लिए ये सेडिएशन नाम का कानून ऑफेंस, ये इंडियन पिनल कोड में बाद में शामिल किया गया। ये ओरिजिनली नहीं था। अब जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है जी कि भाई ऐसे ऑफेंस की कोई अब जरूरत नहीं है, जब हम सिविलाइज स्टेट के तरफ जा रहे, वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न स्टेट के तरफ जा रहे, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया था। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की भी एक रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अब ऐसे मामलों की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। लेकिन वर्तमान बीजेपी की जो सरकार आई है, मोदी या बीजेपी की, उनको एक तरह से नागरिकों को एक दबाव में रखना है, कंट्रोल में रखना है। भविष्य में ऐसे सरकारों के नीति के खिलाफ अगर कोई जाए, कोई चैलेंज करे, तो उन लोगों को आसानी से दबाया जा सकता है
कुचला जा सकता है, उनको जेलों के सलियों के पीछे डाल के उनको बंद किया जा सकता है। तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हमारे पास में ऐसे कानून मौजूद हैं जिनसे हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। 124 ए के बगैर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के अंदर वो सारे प्रोविज़न मौजूद हैं। तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? इसके अलावा वही मैंने कहा कि यूएपीए नाम का एक कानून है। यूएपीए के अंदर कई लोगों को बिना जमानत साल 2-2 साल जेल में रखा गया है। ये ऐसे भी कानून है, उनको बेल भी नहीं मिलती। जब ऐसे कानून ऑलरेडी मौजूद है तो ये नए तरह के इंडियन पिनल कोड में ये नए सेक्शंस लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने कहा ना कि उनकी मंशा कुछ और है, और वो मंशा ये है कि वो भविष्य में इंडियन स्टेट को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं। जी। दो तरह के पुलिस उनको चाहिए। एक तरह की सोशल पुलिसिंग जो बीजेपी, आरएसएस, उनके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनके माध्यम से चलेगी, जिसको हम सोशल पुलिसिंग कहते हैं। और दूसरी स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस ये ऐसे कानून का सहारा लेकर एक दमन चक्र का नया पर्व, एक जो अमृत काल कह रहे हैं ना, तो शायद ये भी नए तरह का अमृत काल इस माध्यम से लाने की कोशिश बिल्कुल साफ साफ नजर आती है, क्योंकि मंशा वही है। जी, एक और सवाल आपसे मैं लूँगा जो आखिरी होगा कि हमारे यहाँ जो पुलिस एक्ट है वो 1860 में बना। इस पुलिस एक्ट में भी बहुत सारे रिफॉर्म की ज़रूरत थी, लेकिन वो रिफॉर्म नहीं किए गए, जिसके कारण पुलिस के पास ऐसे अधिकार हैं कि वो किसी को भी हरेस कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उसको बिला वजह उठा सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो क्या उसमें किसी रिफॉर्म की ज़रूरत थी जो सरकार को करना चाहिए था और उसने नहीं किया जानबूझकर? आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, एक तो बॉम्बे पुलिस एक्ट या जो पुलिस एक्ट है वो शुरू में अंग्रेजों के समय का है, जिसका आपने अभी जिक्र किया। अब देखो, इस पुलिस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जजमेंट दिए हैं और उसमें सुधार लाया है, पुलिस मैकेनिज्म में सुधार लाया है। जैसे एक डीके बसु की केस है, उसमें 11 गाइडलाइन दिए पुलिस को कि भाई आपको किसी को भी अरेस्ट करने के पहले बताना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। वैसे कई सारे गाइडलाइन दिए, या पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए ताकि ये कस्टोडियल टॉर्चर है उससे बचा जाए, वगैरह वगैरह। तो ये कई ऐसे सारे डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट के माध्यम से दिए। लेकिन एक बड़ा कदम था, एक मुझे लगता है कि एक बड़े पुलिस ऑफिसर, उनके अध्यक्षता में, शायद प्रकाश राज या प्रकाश सिंह ऐसा कोई नाम है उनका, मुझे नाम उनका बराबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने पुलिस रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनाई और वो कमेटी ने इतने बेहतरीन सुझाव दिए। मतलब पुलिस के रहने खाने से, तनख्वाह से लेकर तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट मैकेनिज्म तक इतने बेहतरीन उसमें रिकमेंडेशन दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक वो किसी सरकार ने, वो प्रकाश सिंह रिपोर्ट है उसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। उसमें जो भी रिकमेंडेशन दिए वो आज भी समय के अनुसार बहुत अहम है, जरूरत वाले है। उसके ऊपर काम करने के बजाय मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार ने उसको बिल्कुल दरकिनार करके, नजरअंदाज करके, बिल्कुल ये अपने तरह के मन वाले प्रावधान लाए ताकि इनको पुलिस स्टेट और मजबूत करना है और भविष्य में इनकी सरकार हो, इनके अथॉरिटी को, इनको कोई आसानी से चैलेंज ना करे। और इसीलिए ये जो प्रकाश सिंह की जो रिपोर्ट है पुलिस रिफॉर्म के बारे में, ये इसके ऊपर काम नहीं करके
बीजेपी ने एक बड़ा मौका गंवाया। विपक्षी दल चाहे तो इसको हाथ में उठाकर भविष्य में एक मुद्दा भी बना सकती है, लेकिन विपक्ष भी इतनी कमजोर है कि वो ऐसे कंस्ट्रक्टिव मुद्दे को लेने के बजाय एक सुपरफ्लुअस मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ रणनीति में उतरती है और इसलिए उसका कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, उसका कोई असर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। प्रकाश सिंह रिपोर्ट को यकीनन मुद्दा बनाया जाना चाहिए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके सुझाव पर अमल कर सकें और प्रोग्रामों को बेहतर बना सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।